नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम आज के मेहमान। आज के मेहमान कोरोना काल में हमारे साथ राजस्थान की अलग अलग जगहों से मेहमान जुड़ेंगे और बात कोरोना की करेंगे। अगर आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके लिए कोरोना में आपने कितना काम किया है। यकीनन नेता कुर्सी के लिए सब कुछ करते हैं, वोट भी मांगना होता है तो अच्छे काम भी करना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसी महामारी है और ये बात सत्य है। पूछना यहाँ पर लाजमी होगा कि आप इस वक्त जनता के बीच कितना काम कर रहे हैं। जनता की सबसे जो कहें अहम जो जिम्मेदारी आपकी बन जाती है जनता के लिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान होगी, काउंसलिंग। आपने ये वर्ड सुना होगा कि बहुत ज़रूरी होती है कि किसी भी बीमारी को लेकर अगर आप पहले से काउंसलिंग ले लें या उस बारे में जानकारी ले लें तो बहुत सही हो जाता है। लेकिन कोविड में भी लोगों को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी और लोग इस बीमारी से निजात पाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कहें तो हमारे साथ यहाँ पर आज मेहमान जुड़ेगी विनीता आहूजा, जिसने काउंसलिंग के तौर पर काफ़ी अच्छे इनाम जीते हैं, लोगों की मदद की है। तो सीधा आपको मेहमानों से मिलाते हैं और पूर्व मंत्री भी हमारे साथ रहेंगे, गुरमीत सिंह कुन्नर। आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विनीता आहूजा, भाजपा प्रत्याशी हमारे साथ है, काउंसलर हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस प्रभारी आपको बता दें कि कुलदीप इंदौर से हमारे साथ रहेंगे। यानी सबसे पहला सवाल जो है वो गुरमीत जी से होगा। पूर्व राज्य मंत्री है कांग्रेस के और मंत्री जी रह चुके हैं, तो मंत्री जी को इतना मालूम होगा कि जनता को, प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी वो अस्पतालों की थी, दवाइयों की थी, डॉक्टरों की थी। लेकिन आप ये बताइए, क्या सब कुछ प्रदेश में, सब कुछ गंगानगर में पहले से तैयार था? क्योंकि गंगानगर कोरोना काल में तीसरे चौथे नंबर पर चल रहा था, दूसरी पीक में। कोरोना काल से पहले ये सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जैसे कोरोना महामारी आई और गंगानगर में सबसे बढ़िया सिस्टम था, सबसे अच्छा इंतजाम था। बाहर के लोग भी गंगानगर में आके भर्ती हुए और सबको बहुत अच्छा इलाज मिला और लोगों ने तन मन धन से पीड़ितों की सेवा की, बहुत दान दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, राशन किटें दी, दवाई किट दी और किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी जाके लोगों ने, और पूरा खर्चा करके लोगों की सेवा की। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के दो बड़े अस्पताल हैं, कर्णपुर और पदमपुर, वहाँ दोनों जगह 40 लाख से ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए पैसे दिए। ये वो दोनों में के वर्क ऑर्डर हो गए, जल्दी काम चालू हो जाएगा 2-4 दिन में जी। और जहाँ भी कोई जरूरत होती है हमारे बच्चे राशन किट बांट रहे हैं, दवाइयाँ बांट रहे हैं और लोगों की जो भी असुविधा है वो दूर की जा रही है। और आज हमने एक एम्बुलेंस, आईसीयू एम्बुलेंस का ऑर्डर दिया है कि मरीज को कहीं बाहर ले जाना पड़े, 1 हफ्ते में एम्बुलेंस मिल जाएगी। वो एम्बुलेंस जन सहयोग से लोगों ने इकट्ठी की है पैसे, वो एम्बुलेंस भी लोगों के काम आएगी। तो बीमारी के आगे, जब ये बीमारी आई है तो पूरे प्रदेश में ही आपको पता है कि एक भी जांच नहीं यहाँ टेस्ट होती थी। हमारे सैंपल पूना जाते थे, लेकिन अब हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में पूरी जांच हो रही है और उसका पूरा इलाज हो रहा है और खासकर गंगानगर में बहुत अच्छा काम हुआ। पूर्व राज्य मंत्री जी, चलिए अच्छी बात है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए तो तारीफ बनती है, लेकिन ये सवाल भी तो है, आप तो राज्य मंत्री थे तो ये तैयारियां तो हमें पहले से करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस दी है, अस्पतालों में सुविधा मुहैया करवाई है, जहां कमी थी अब वो हम कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट के लिए बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। जब जनता, ये सवाल मुझे लगता है कि इसका जवाब आप ही दे पाएंगे ना, जनता जब वोट देती है तो आप ही से पूछती है कि बताइए साहब ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस टाइम नहीं था, लेकिन अब ठीक है आप कर रहे हैं, तो यकीन मानते हैं कि आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए और जब भी समय में जरूरत होगी तो ये दिक्कतें नहीं होगी। मैं आऊंगी आपके पास, सवाल लूंगी आपसे, क्योंकि ये जनता के सवाल हैं और राजस्थान की गंगानगर की जनता के सवाल हैं, क्योंकि मौत का आंकड़ा आज भी पर डे 2 या 3 लोगों का यहाँ पर रहता है। डॉक्टर विनीता आहूजा हमारे साथ है, उनसे सवाल लेते हैं।
विनीता जी महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, भारतीय अगर कहूँ भाजपा प्रत्याशी भी हैं, डॉक्टर भी आप लगाती है और काउंसलिंग भी। मान लिए कि देश की बेटियां बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन सारे काम आप ही कर लें एक साथ, ये भी तो सही नहीं है। अच्छा ये बताएं आप विनीता जी, गंगानगर में अगर सबसे पहला सवाल आपसे मैं यहाँ पर पूछूं, लोगों को लेकर, जनता को लेकर क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्योंकि फिलहाल कांग्रेस है, इस वक्त ये नहीं पूछा जाएगा कांग्रेस कितना काम कर रही है, भाजपा कितना कर रही है। भाजपा को भी करना चाहिए था ना, पिछली साल भाजपा ही थी, कांग्रेस इस बार है। नमस्कार राधिका जी, सबसे पहले तो मैं JK 24/7 का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतने संविदा विषय को, जिसकी आज बहुत जरूरत थी, आपने उसे उठाया। ये हर जन के लिए बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से उन कोरोना से पीड़ित लोग जो हमें पुण्य आत्माएं छोड़ गई हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जहाँ तक बात करें, जब एक महामारी आती है तो वो शायद राजनीति से ऊपर उठ जाती है। इस समय जो सेवा हुई है, चाहे डॉक्टर्स की तरफ से हुई, नेताओं की तरफ से हुई, डॉक्टर्स में भी अगर मैं बात करूं, चाहे गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, उन्होंने 10-10, 12-12 घंटे से ज्यादा खड़े होकर काम किया है। और ये सही है, कुछ लोग हमसे बिछुड़े हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 40 से 50 से भी कम रहा, वो भी बचे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उन कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को और उन सफाई कर्मियों को जिन्होंने उस समय अपनी सेवाएं दी, वो उन सब के लिए बहुत ज्यादा नतमस्तक हूँ। जी जी। अच्छा सवाल आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे कुलदीप जी इंदौर से जुड़े हुए हैं, इंदौरा से, इनसे लेते कांग्रेस प्रभारी हैं। लेकिन कुलदीप जी आपसे सवाल मेरा ये होगा, इंदौरा साहब, मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात करें, कोविड तो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, देश भर में हो, विश्व भर में हो, सब जगह से महामारी की समस्याएं जो है वो सामने आ रही थी। आपने कितनी तैयारियां, और अब जरूरत है, आपको लगता है कि कोरोना की जंग जीत गए हैं, अब शांति से घर पर बैठ सकते हैं? राधिका जी नमस्कार जी। और जो वर्तमान में जो हालात हैं वो बड़े गंभीर हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश हो। जिस प्रकार की परिस्थितियां, जिस प्रकार के हालात हैं, उसमें हम सबको मिलकर पार्टीबाजी, आपसी मतभेद भुलाकर इसमें काम करने की आवश्यकता है। हालांकि जिम्मेवारी जो सरकार होती है उनका दायित्व ज्यादा होता है, जिम्मेवारी ज्यादा होती है। मुझे अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया हुआ है। वहाँ हमने सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को, ये जब कोरोना की महामारी फैली उसी समय हमने उन लोगों को ये जिम्मेवारी दी कि वो सभी लोगों को वहाँ संभाले और जिला कांग्रेस कमेटी कंट्रोल रूम स्थापित करके उन लोगों की जरूरतें, उन लोगों की मदद करे जिन लोगों को आवश्यकता है, चाहे वो बीमारी में आवश्यकता है, चाहे उनको खाने पीने की आवश्यकता है, या उनको इधर से उधर पलायन करने की आवश्यकता है। तो हर तरह से मदद करने के लिए हमने सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिए और सभी जो विधायक थे, जो चुने हुए हमारे पार्टी के जो विधायक है, उनको भी सबको निर्देशित किया कि वो वहाँ जो भी आवश्यकता हो, अगर ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है, एम्बुलेंस की आवश्यकता है, दवाइयों की आवश्यकता है, जिस इक्विपमेंट की आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करने का काम करे। और उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से निभाई और बाकायदा उन लोगों ने हम रिपोर्ट की। और मैं गंगानगर से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ भी जो अनूपगढ़ मेरे क्षेत्र में जो हमारे समाज सेवी लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, उन लोगों से भी यही कहा कि वो हर तरह से जरूरतमंद लोगों को मदद करें, क्योंकि हालात बड़े गंभीर हैं। और खुद मैं भी अभी वर्तमान में मुझे भी कोरोना से जूझना पड़ा और इन परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है और सब लोगों को बड़ी गंभीरता से इस बीमारी को लेना चाहिए, क्योंकि हालात और परिस्थितियां सब तरह से, और ऐसे समय में हमें एकजुटता के साथ मिलकर साथ रहकर काम करने की आवश्यकता है। और हालात आपको ध्यान है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि पार्टीबाजी की बात है। मध्य प्रदेश के आपके पास सिचुएशन भी है, किस तरीके से रेमडेसिविर की वहाँ कालाबाजारी हुई, लोगों को मिली नहीं, वहाँ किस प्रकार से हमारे दो कांग्रेस के विधायक, एक भाजपा का सांसद विधायक कोरोना के कारण वहाँ डेथ हो गई, इस बात की भी आप लोगों को जानकारी होगी। तो ये जो वहाँ हालात मध्य प्रदेश में जिलों में
वो बड़े गंभीर रहे और वहाँ की सरकार इन व्यवस्थाओं को संभालने में नाकामयाब रही, जबकि राजस्थान में आपने देखा कि सरकार का अच्छा प्रयास रहा, अच्छा कार्य रहा और ये प्रयास रहा कि हर व्यक्ति की मदद करने का काम हो, और यहाँ की खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बात को माना है। जी बिल्कुल। तो आपने देखिए, हाँ जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, आपके पास फिर आऊंगी कुलदीप जी, आपसे ही बात करेंगे क्योंकि जनता आप ही से पूछ रही है और आपके ही काम को हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों से हमारे नेता किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना को लेकर बहुत सारे सवाल के अब हम आगे की कितनी तैयारियां कर चुके हैं। पूर्व मैं कहूँगी कि राज्य मंत्री कांग्रेस हमारे साथ है, गुरमीत जी आप बताइएगा, ब्लैक फंगस भी बीच में है, कोरोना भी हमारे बीच में है, ठीक है संक्रमितों का आंकड़ा अभी कम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम जीत गए हैं, अब हम खुली सांसें ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी हमें कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। और हम तो राजस्थानी है, मारवाड़ी में कहावत है, आपको मालूम होगा कि कुछ भी होने से पहले उन कदमों का जरा थोड़ा ध्यान रखा जाता है और हमें कम से कम उन चीज़ों को अब तैयारी में कर ली जाती है क्योंकि वो सीखना है हमें, जो पहले हमने देखा है। कितनी तैयारियां अब आपने अपने क्षेत्र में कर ली है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस या कोविड को लेकर कहूं आने वाले समय के लिए? आने वाले समय के लिए कोरोना से लड़ने के लिए तो पूरी तैयारियां हैं जी, चाहे कैसे ही हो है, और कोरोना लड़ाई लड़ते लड़ते हमने जीता भी है, पूरे प्रदेश ने जीता है। लेकिन ब्लैक फंगस जो अभी नई बीमारी आई है, इसके लिए भी हमारे गंगानगर में काफी इंतजाम है, बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी में है, जन सेवा में है, नहीं तो प्रदेश के 20 मेडिकल कॉलेज वो चिन्हित कर रखे हैं कि ब्लैक फंगस का कोई भी मरीज होगा तो वहां भर्ती होगा, वहां उसका इलाज होगा। अब राधिका जी, ये कोरोना, ये ब्लैक फंगस, ये बीमारियां बिल्कुल नई आई है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जो इतने एडवांस देश थे, चांद पर चले गए, बचने की सोच रहे हैं, उनके भी ख्याल में नहीं था कि ये बीमारी आएगी और दवा पड़ेगी। तो उन लोगों को भी जब ये बीमारी आई और दवाई के पीछे भागे, अपने हिंदुस्तान से उनको दवाइयां मिली। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाए, जिसकी वजह से सारी स्टेटों के मुख्यमंत्री और उनकी जनता दुखी है कि 15 से 45 साल के बच्चों को इंजेक्शन देने के लिए स्टेट खुद खरीदे, कुछ भी कर और केंद्र सरकार 150 रुपए में वैक्सीन खरीद रही है, स्टेट 300 में खरीदे, प्राइवेट को 600 में मिले। आखिर हम किसके लिए काम कर रहे हैं? जनता के लिए काम कर रहे हैं कि कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं? ये सोचने का विषय है जी। तो मेरा निवेदन रहेगा माननीय प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से कि देश में वैक्सीन खरीद के नौजवानों को बचाया जाए। अगर आप फ्री में नहीं दे सकते तो कम से कम जो आपके रेट लगता है केंद्र सरकार से, वो लेके केंद्र से स्टेटों से पैसे ले ले ताकि आधा पैसा बचे। हाँ, 100 करोड़ लगे, वहाँ 50 करोड़ की बचत होती है और ज्यादा वैक्सीन हो जाएगी। बिल्कुल, तैयारी तो मिलजुल कर ही करनी पड़ेगी। अगर ये डिमांड है, ये निवेदन है, तो अच्छी बात है कि आपकी बात पहुंचे और ये पीड़ा कहीं ना कहीं जो आपके अंदर है वो जनता के लिए है। और ये राजनीति है कि चले लगे हाथ, बहती हुई गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी निशाना साथ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है ना। अभी तो हमें ये करना है कि चाहे भाजपा हो। मैडम, राजनीति नहीं है, ये सच्चाई है जी, सच्चाई है। जनता को कैसे बचाना प्रधानमंत्री जी का दायित्व है, हमारा सबका ही है। जो जनप्रतिनिधि है उन सब की जिम्मेदारी है कि किस तरह से जनता को बचाया जाए, ठीक है, किस तरह से उनको बीमारी से दूर रखा जाए, बीमारी आ गई तो उनका इलाज किया जाए। ये तो मिलजुल कर ही होगा। ये ठीक है, मिलजुल कर ही होगा। हम सबको खुद की सुरक्षा करनी होगी, जागरूक होना पड़ेगा। गंगानगर की जनता को आप जागरूक करिए, उस क्षेत्र को बचाने की कोशिश करिए। और देश के प्रधानमंत्री से आपका जो निवेदन है,
जरूर आपने कहा कि फ्री वैक्सीन की कहीं ना कहीं जो किल्लत हमारे वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, चीजें मुहैया नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए वो जरा सोचे। आपके पास आऊंगी मैं विनीता जी, काउंसलिंग का यहाँ पर सवाल करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ राजनीति से बाहर हम यहाँ पर सिर्फ जनता के हित की बात करें और हम चाहते हैं कि जनता के लिए कितना जरूरी है कि काउंसलिंग यहाँ पर होना। क्या लगता है आपको इस कोविड काल में विनीता जी, कितने लोग हैं जो इस बीमारी की वजह से डिप्रेशन में चले गए? बीमार कोई और था, परिवार का दूसरा सदस्य उसे देखकर बीमार हो जाता है। काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि कैंसर का नाम सुनते ही पूरा घर खौफ में आ जाता है, वही हालत कोरोना की हुई है। मैंने इस दौरान हमारे भारतीय जनता पार्टी से सेवा ही संगठन के तहत मुझे स्टेट की काउंसलर बनाया गया। उस नाते मैंने पूरे स्टेट में काउंसलिंग का काम किया, तो मैंने बड़ा गहराई से नोट किया कि पेशेंट को दवा की जितनी जरूरत है उतनी अगर उसे काउंसलिंग मिल जाए, चाहे कोविड से पहले, कोविड के दौरान और कोविड के बाद तो कोविड से भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उस टाइम मरीज को खाना क्या है, रहना कैसे है, इस चीज की काउंसलिंग हो तो बहुत ज्यादा तक मरीज वापस एक सामान्य जीवन में आए। और अगर अभी मेरे भाई पदमपुर से मंत्री जी, पूर्व राज्य मंत्री जी ये कह रहे थे कि हमें किसने, कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया, क्योंकि ये समय उन आंकड़ों को बताने का नहीं है कि कहाँ मोदी जी ने काम किए और कहाँ कांग्रेस ने किए। सब लोग जानते हैं कि चाहे कितनी भी ऑक्सीजन की किल्लत थी, लेकिन इतने भीड़ कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से शोर जरूर रहा, प्रबंधन अच्छा रहा, लेकिन कहीं भी नुकसान नहीं हुआ। और बात करें वैक्सीनेशन की, तो वो भी बहुत देशों के मुकाबले में हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो नहीं भूलना है विनीता जी, आपने बहुत सारी बातें काउंसलिंग की यहाँ पर जिक्र किया और तमाम लोगों का भी किया कि इस बीमारी की वजह से सिर्फ परिवार का एक सदस्य नहीं पीड़ित था, वो पूरा परिवार था। आपको लगता है कि जागरूकता की कमी थी? ये हमें सबसे पहले करना था। जागरूकता ना होने की वजह से परिवार का एक सदस्य बीमार है, उसे देखकर चार और हो जा रहे थे। देखिए राधिका जी, मैं आगे फिर तीसरी लहर का एक अजब सा खौफ आने लगा है। मैं चाहती हूँ इससे पहले हम लोग कोरोना के प्रति जागरूकता के जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ काउंसलर नियुक्त हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ताकि मरीज जब जैसे गर्भावस्था में माँ आती है तो उसकी प्रेगनेंसी काउंसलिंग होती है तो उसकी डिलीवरी आसान हो जाती है। उसी तरह ये कोरोना में भी अगर पेशेंट को अपना खाना पीना, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो हमारा भारतीय संस्कृति का खाना है, गर्म पानी पीना, मिक्स अनाज खाना, प्लेन गेहूं नहीं खाना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कोरोना के बाद चेस्ट फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल्स में तो होती है, लेकिन अगर घर पे भी 10-15 दिन लगातार रहे तो पेशेंट कभी भी ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे नहीं कर पाता। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें अगर उन्हें उस जगह पे व्यक्तिगत तौर पे बताई जाए तो मरीज का मॉरल, मैंने केवल फोन पे ही करा, बहुत बूस्टअप होते देखा जी। तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ कहें इस वक्त जरूरत है वो जागरूकता की है, काउंसलिंग की है। और तीसरी लहर, उम्मीद करें खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, बहुत जल्द हम इससे निकल जाएं, लेकिन जितनी बातें सामने आ रही हैं तो हमें तैयारी पूरी करनी होगी। कुलदीप जी, आपसे अगर पूछें कि जागरूकता को लेकर ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आप बताइए किस तरह आप जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वैक्सीन तो रामबाण है ही है, लेकिन जागरूकता उतना बड़ा ही इलाज कर पाती है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद में भी जनता के दिमाग में सवाल है कि क्या असर होगा, साइड इफेक्ट होगा। अब ये सवाल का जवाब भी मुझे लगता है कि जागरूकता के अंदर ही मिल जाता है। देखिए, आज जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी के पद पर बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, उनका दायित्व तो बनता है देश की जनता के लिए। और जैसे विनीता जी आपका क्या बनता है वो भी बता दीजिएगा। काउंसलिंग की आवश्यकता, काउंसलिंग से ज्यादा वैक्सीन की आवश्यकता है वर्तमान में, जिसकी भारी कमी है। मात्र 31 करोड़ 31 लाख लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है, जबकि देश की जनसंख्या 1 करोड़ 40 लाख के करीब है, 140 करोड़ के करीब है, जो अभी तक मात्र 4.5% वैक्सीन ही लोगों को लग पाई है। ये ठीक है, जागरूकता की आवश्यकता है, लेकिन वैक्सीन की भी आवश्यकता है। और जिस प्रकार से ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, जिस प्रकार से बीमारी आती जा रही है, तीसरी लहर जो अभी आने की बात है, जो प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की लहर ना आए, ताकि जो अभी इस दूसरी लहर में जो भारी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा वो नहीं झेलना पड़े।
तो आने वाली चाहे परिस्थिति है चाहे वर्तमान परिस्थिति है, उसका सामना करने के लिए हमें पूरी तरह से तैयारी रखने की आवश्यकता है। और जहाँ भी चाहे जागरूकता की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, चाहे सहयोग की आवश्यकता है, हम सब लोगों को मिलजुल कर करने की आवश्यकता है। लेकिन ये उन व्यक्तियों को कहा जाएगा जो जिम्मेवारी के, चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे मुख्यमंत्री है, उनका दायित्व बनता है। बहुत वक्त पड़ा है, बहुत समय है हमारे पास, हम बैठ के एक एक बात उनको गिनवाएंगे। यही टीवी होगी, यही मंच होगा और हम पूछेंगे। फिलहाल हम इतना ही पूछेंगे कि हमें हमारी जनता के लिए और क्या करना चाहिए। अगर हम दूसरी बातों को लेकर अगर उन्हें ये कहते रहे, उनके सर पर हथौड़ा मारते रहे, ये नहीं है। हमें सिर्फ उनको ये कहना है कि हम भी आपके साथ हैं और हमें सबको मिलकर आगे चलकर इस काम को करना है। आप ये बताएं, आपकी अगर कहूँ मैं, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा मैं आपसे पूछूं, कुलदीप जी इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या जनता के सामने सबसे ज्यादा चुनौती थी? ऑक्सीजन था, अस्पतालों में जगह नहीं थी, ये हमने सबने देखा। इसके अलावा और कौन सी सबसे ज्यादा समस्या सामने आ रही थी जो आपने देखी और उसे कहीं ना कहीं लोगों की समस्या को कम करने की कोशिश की आपने और आपकी टीम ने? देखिए, हमारा यही प्रयास रहा कि उनको जहाँ भी जो सुविधा मिल सकती है, रेमडेसिविर की आवश्यकता है, वो किस प्रकार से उपलब्ध हो सकती है। एक तरफ भूख से भी लोग मर रहे थे। हमने यहाँ तक भी शिवराज सर, एक तरफ भूख से भी लोग मर रहे थे। अगर हम उसका भुगतान करने के लिए तैयार हैं, हमारे कांग्रेस के लोग हम परचेज करने के लिए तैयार हैं, मुफ्त देने के लिए जो जरूरतमंद लोग हैं। और उसके अलावा खाने की जो व्यवस्था है, उनकी आवश्यकता है जरूरतमंद लोगों की, उनके खाने की व्यवस्था भी हमने की, दवाइयों की व्यवस्था भी की। और जिन लोगों को जो सुविधा मिल सकती थी उसमें भी हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि थे, हमारे जो कांग्रेस के लोग थे, जो संगठन के लोग थे, उन लोगों ने प्रयास किया थी वो टेंट लगाकर वहाँ लोगों को कोविड सेंटर बनाकर, चाहे वो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करके, चाहे ये रेमडेसिविर को परचेज करके लोगों को मुफ्त देने तक का हमने काम वहाँ किया, ताकि लोगों को ज्यादा मदद मिल सके। क्योंकि हालात बड़े गंभीर थे। ऐसे परिस्थितियों में देखिए ना, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उनकी उम्मीदें हैं कि शायद कुछ ऐसा आप बोल दे जिससे जो लोगों को नहीं मालूम है उन्हें मालूम चले कि हाँ आपने नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने बकायदा वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था की, बकायदा वहाँ जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आवश्यकता थी उनकी व्यवस्था हम लोगों ने की। खाने पीने की जहाँ जरूरतें थी वहाँ हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से उनको मदद करने का हमने काम किया। तो ये हमारा लगातार ये प्रयास रहा। आपने देखा भी होगा, मैं खुद 9 तारीख को इंदौर में था और वहाँ हजारों की संख्या में लोग थे, रेमडेसिविर की आवश्यकता थी। और उस समय मैं लगातार वहाँ जिलों में था। उसके बाद मैं खुद भी कोरोना ग्रस्त हो गया था। लेकिन हम लोगों का प्रयास था, ऐसे हालातों में हम लोगों के बीच में गए जहाँ लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, अस्पताल के बाहर लोगों के बेड लगे हुए थे, तो उनको कहाँ किस प्रकार से मदद की जा सकती है, हम लगातार उन लोगों के बीच में रहे। इन हालातों को देखते हुए हमने इस बात की चिंता नहीं की कि इसका नुकसान हमें भी हो सकता है, क्योंकि जरूरत थी इस बात की। चलिए, एक सवाल आपसे भी लेंगे गुरमीत जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो दीजिएगा जवाब। ये बताइए, आपके कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस है जो जनता के बीच में खाना मुहैया करवाना हो या जनता की मदद करना हो, ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो, उसकी मदद करते हुए हो। लेकिन आप ये भी बताइए, जिन लोगों का रोजगार छिन गया है, अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूं, उन लोगों का जो 2 वक्त का गुजारा या तो राधिका जी, फोटो खिंचवाने से उससे मतलब नहीं होता। हमारे संगठन में ये भी किया गया है कि ज्यादा से आते हैं, ये आप ही के बिल्कुल हमने ये भी कहा कि आप मदद करके लोगों को फोटो खिंचवाने का काम नहीं करें। मदद हम लोगों ने की, उसकी बकायदा लिस्ट, सूची हम आपको दे सकता हूँ, बकायदा हर जिले की। आप कहेंगी कि कहाँ क्या मदद हुई है, उसकी बकायदा सूची आप वेरीफाई कर लें कि हाँ मदद हुई है। ये मात्र आप ये कहें कि मैं फोटो आपको भेज दूं, वो आप दिखा के जनता को कहेगी भी हाँ मदद की है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुकुल जी, कमलनाथ जी, सभी नेता लगातार इस काम में जुटे रहे। जहाँ एम्बुलेंस की, जहाँ पेशेंटों को जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति का काम करने का काम हमने किया, और उसकी बकायदा रिपोर्ट में दे सकता हूँ। एक आखिरी, एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा गुरमीत जी। मैं सवाल नहीं करने वाली थी, लेकिन कुलदीप जी ने कह दिया कि फोटो खिंचवाना सत्य भी नहीं हो सकता। तो ये जितनी फोटोग्राफ्स आ रही है सत्य है? आपने इतने लोगों की या जितने लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रही है? बिल्कुल सत्य है। जो आदमी
हजारों रुपए का दान करता है, वो इतनी तो उसकी इच्छा रहती है कि मेरी फोटो हो जाए। जी 1-1 लाख का, 2-2 लाख का जो दान करता है, 25 लाख की एम्बुलेंस जब आएगी तो उसकी इच्छा तो होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर जो दे रहा है वो भी चाहता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, पार्टी नहीं चाहती कि फोटो खिंचाओ। फोटो जो कार्यकर्ता है वो नहीं मानते, खींच लेते हैं, खींचते हैं, हाँ। अगले कहते चलिए, हैं मदद करते हैं। गुरमीत जी और बहुत आज बहुत भी शुक्रिया। जागरूकता देखिए के पूर्व लिए राज्य मंत्री हैं आप, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो लोगों के फोटोग्राफ्स, ये गलत नहीं है फोटोग्राफ्स आना, ये गलत नहीं है काम करते हुए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आना, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे ही काम करते रहना है, लोगों की मदद करना है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली कि आप आपस में ही लड़ जाते हैं, ये बड़ी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या करना और क्या नहीं करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, समय की इतनी इजाजत है कुलदीप जी, फिर कभी आपको और लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मेहमान से जानने की कोशिश की कि राजस्थान के गंगानगर और मध्य प्रदेश दोनों जगहों से, क्योंकि गंगानगर राजस्थान में चौथे 5वें पीक पर है और आज भी कहीं ना कहीं गंगानगर की जिस तरह से स्थितियां है वो धीरे धीरे ठीक होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जयपुर, जोधपुर के बाद, कोटा के बाद देखा जाए गंगानगर को ही माना जा रहा है कि कोरोना काल में काफी उछाल खाता हुआ ये जगह सबसे ज्यादा सामने आई है राजस्थान से। इजाजत दीजिए, आज के मेहमानों के सवालों में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।